आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे एक आम आदमी जो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, किस तरीके से वो अपना खुद का घर प्लान कर सकता है। देखो, हमारा खुद का घर एक सपना होता है सबका, लाइफ का एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है। जब हम अपना खुद का घर खरीदते हैं, वो हम कैसे खरीद सकते हैं, उसकी कैसे फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं, आज हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। तो हम बात कर रहे थे राहुल की। राहुल भी एक मिडिल क्लास फैमिली से आता है। अब हम स्टेप 32 पर पहुंच चुके हैं। इससे पहले इस फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी के अंदर हमने बिल्कुल बिगनिंग से बात करी थी, राहुल के माइंडसेट से लेकर राहुल कैसे पैसे बनाने वाला है, वो कैसे बिजनेस कर सकता है, कैसे वो एक छोटी सी शुरुआत कर सकता है और फिर वो कैसे धीरे धीरे पैसों को इन्वेस्ट कर सकता है, पैसे को कंपाउंड कर सकता है। और आज एक ऐसा स्टेप राहुल लेने जा रहा है कि अब उसने कुछ पैसे जोड़ लिए हैं, बट वो प्लान कर रहा है कि मैं अपना घर खरीदूं। अब घर खरीदना एक बहुत बड़ा डिसीजन, हमने इसके ऊपर बात करी, पर क्या कोई एग्जैक्ट स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला है जिससे आप अपना घर प्लान कर पाएंगे? आज आप इस वीडियो में जानने वाले हैं। अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले एक फॉर्मूले की हम बात कर लेते हैं। फॉर्मूला बड़ा क्लियर है, दैट इज 5-20-30 फॉर्मूला। इसी तरीके का एक फॉर्मूला मैंने आपको दिया था जब हम गाड़ी खरीदने की बात कर रहे थे, आपकी ड्रीम कार खरीदने की बात कर रहे थे। तो वो फॉर्मूला क्या था, आप लोग कमेंट करके बताएंगे, जिससे मुझे ये पता लगेगा कि आप हमारी वीडियोस लगातार देख रहे हैं। तो अब ये 5-20-30 फॉर्मूला क्या होता है घर खरीदने का? बड़ा पॉपुलर फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला सिंपली ये कहता है कि आप अगर कोई भी घर प्लान कर रहे हैं, पहली बात तो आपको ये कैसे पता लगेगा कि आप उस घर को खरीद भी सकते हैं नहीं खरीद सकते। आपको क्या करना है, घर जो भी है उसका जो भी प्राइस है आप ये चेक कीजिए, वो 5 गुना से ज्यादा नहीं होना चाहिए आपकी एनुअल इनकम का। और हमने गाड़ी का क्या बताया था, कितने परसेंट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए आपकी एनुअल इनकम की कार, वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे और लोगों को भी पता लगेगा, अवेयरनेस फैलेगी। तो यहां पे एनुअल इनकम की जब हम बात कर रहे हैं, आप सालाना कितना कमाते हैं वो आप देखिए। एग्जाम्पल के लिए कोई आदमी 50,000 कमाता है हर महीने। अब 50,000 इंटू आप 12 कर लीजिए तो 6 लाख रुपए आ गया। अब 6 लाख अगर आप सालाना कमाते हैं, अगर मैं इसे इंटू 5 करूंगा तो वैल्यू आ गई 30 लाख। मतलब जो आदमी 50,000 या उसके आसपास पैसा कमा रहा है, उसे 30 लाख तक का घर प्लान करना चाहिए। अब आप कहेंगे नहीं जी, जो हमें घर पसंद है वो तो 50 लाख 60 लाख का है। तो दो ही चीजें हो सकती हैं। पहली चीज क्या हो सकती है, या तो आप अपना डिसीजन छोड़ दीजिए अभी, क्योंकि आप अगर ऐसा कुछ करेंगे तो आप एक फाइनेंशियल ट्रबल में आ सकते हैं। और दूसरी क्या चीज होती है, भाई घर तो वही लेना है जो पसंद आ गया। तो आप अपनी इनकम बढ़ाने पे फोकस कीजिए सर। और उसके लिए हमने बहुत सारे स्टेप्स में बातें करी हैं ऑलरेडी। ये एक फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज है, इसका आपको एक लिंक मिल जाएगा आई बटन पे, फ्री में आप जाके देख सकते हो स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आप अपनी स्किल्स को अपग्रेड कर सकते हो, अपने माइंडसेट को अपग्रेड कर सकते हो और पैसा कैसे ज्यादा कमाया जा सकता है। इस सीरीज में काफी सारी बातें हमने ऑलरेडी करी हैं। तो दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो हम अपनी इनकम को बढ़ाएं या फिर हम अपना डिसीजन चेंज कर लें। पॉइंट इज वेरी क्लियर कि 5 गुना से ज्यादा जो आपकी एनुअल इनकम के ऊपर घर आ रहा है, उसे आप खरीदने का मत सोचिए अभी। हो सकता है ऐसा करने से आप किसी फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट में आ जाए। प्रॉब्लम यहां पे ये आती है कि लोग घर खरीदते हुए ना काफी सारी चीजें सोचते नहीं है, पहले से प्लान नहीं करते, इसीलिए वो ट्रबल में आ जाते हैं। और फिर एक बहुत बड़ा सवाल है कि हम घर खरीदें ही क्यों? बहुत सारे लोग इंटरनेट पे बातें कर रहे हैं कि भाई घर खरीदना ही नहीं है, हमें तो रेंट पे ही रहना है। मैं एक ही सवाल पूछूंगा। पहली बात तो जितने लोग एडवाइस दे रहे हैं आप उनसे पूछिए, तुम रेंट के घर में रहते हो अपने घर में रहते हो, है ना? अगर वो लोग खुद के घर में रहते हो तो उनसे पूछो ऐसा क्यों करते हो? आप अपने घर में रहते हो और हमें बोल रहे हो रेंट पे रहो, तो ऐसा क्यों? क्योंकि जो घर होता है ना, वो आपको एक स्टेबिलिटी देता है माइंड को। हमेशा पैसे की बात नहीं होती। आपके घर में गोल्ड पड़ा है, आपकी मम्मी का गोल्ड पड़ा है, बेच दो उन सबको, जाके पेनी स्टॉक्स खरीद लो, वो तो 200 गुना हो सकते हैं। ऐसा जरूरी थोड़ी होता है। अलग अलग तरीके की इन्वेस्टमेंट्स होती हैं यार। कोई इन्वेस्टमेंट हमें कम रिटर्न्स देती है, कोई इन्वेस्टमेंट हमें ज्यादा रिटर्न्स देती है। सिर्फ रिटर्न के बेसिस पे इन्वेस्टमेंट्स नहीं की जा सकती जिंदगी में, आप समझ रहे हो? ऐसे तो हम सिर्फ लॉटरी खेलते हैं, उसमें सारे पैसा लगा देते हैं, 1 करोड़ रुपए लगा देते हैं, घर बेच के डबल हो गया तो सीधे 2 करोड़ आ जाएगा। ऐसा थोड़ी होता है यार, आप समझो बात को। कई सारी चीजें माइंड को भी स्टेबिलिटी देती है, फैमिली को भी स्टेबिलिटी देती है। किसी आदमी का एक परमानेंट एड्रेस होना भी जरूरी है ना। हर 11-12 महीने में 2 साल में अपना एड्रेस चेंज हो रहा है, आप आधार कार्ड पे चेंज करा रहे हो, ये उसी आदमी को पता होगा जो रेंट पे रह रहा है। जब मकान मालिक आके बोलता है ना रेंट बढ़ा रहे हैं हम, और वो कुछ नहीं कर सकता, वो कोई नया घर सोचेगा, उसे उसके दिमाग में आएगा कि ब्रोकरेज देनी पड़ेगी, फिर मेरे को ढूंढना पड़ेगा, यार अभी मुश्किल से यहाँ पे हम सेट हुए थे, सारा फर्नीचर लेके जाना पड़ेगा। उसे वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी दिखती है फर्नीचर मूव करने की। क्योंकि लोग बहुत सारी चीजें लाइफ में प्लान करते हैं, ह्यूमंस हैं हम।
आपका घर, मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूं, पीटर लिंच भी यही कहते हैं। लोग स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाओ, बहुत अच्छी बात है, बट पीटर लिंच तो बहुत सक्सेसफुल इन्वेस्टर रहे ना, सब उनकी तारीफ करते हैं, सब उनको मानते हैं, एक बहुत सक्सेसफुल इन्वेस्टर फंड मैनेजर रहे हैं। वो ये बोलते हैं अगर आपको स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना है तो पहले आपका खुद का घर होना चाहिए। अब आपको ऐसा वो क्यों बोलते हैं? वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब हम घर खरीदते हैं तो हम उसे बेचने के बारे में नहीं सोचते, बट जब लोग स्टॉक्स खरीदते हैं तो वो पहले उसे बेचने के बारे में सोचते हैं कि हमने 1 लाख के स्टॉक्स खरीद लिए, अरे 1.5 लाख के हो गए, बेच देते हैं। हम घर ऐसा थोड़ी करते हैं, किसी ने अगर 1 करोड़ का घर लिया, 1.5 करोड़ का हो गया तो बेच देता है क्या? वो उस घर में रह रहा है भाई, वो कहता नहीं कोई बात नहीं, मेरी चीज है, मैं नहीं बेचता। और लोग इसीलिए धीरे धीरे वेल्दी होते हैं रियल एस्टेट में, क्योंकि वो खरीदने के बाद होल्ड करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। ऑलराइट, तो अगर आप घर प्लान कर रहे हैं, देखो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आप एक मेंटली एक डिसीजन पर आने वाले होगे या पहुंच गए होगे कि मुझे अपना घर लेना है, तभी ये वीडियो आपके काम की है, राइट? इसलिए हम आगे बढ़ेंगे यहां से। तो आपको ये समझ आया, ये 5 गुना एनुअल इनकम से ऊपर का भी आप प्लान मत कीजिए। आप रेंट पर रह सकते हो, ऐसा जरूरी है रेंट पर रहना बुरा होता है, डिपेंड करता है। आपका कहीं एक घर है, कोई एक छोटी विलेज में उसका किसी इंसान का अपना घर है, वो किसी एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में काम करने गया, अभी वो घर नहीं खरीदना चाहता, दैट इज ओके, समझ आता है ना, समझ आता है। बट किसी ना किसी टाइम पर जब आप एक लाइफ में स्टेबिलिटी चाहोगे, अगर आपकी जॉब ऐसी है कि आपको बहुत ज्यादा मूव करना पड़ता है तो ठीक है, आप समझ आता है रेंट पे रहना, कुछ टाइम पीरियड के लिए भी समझ आता है रेंट पर रहना, बट घर लेना एक बहुत बड़ा डिसीजन है, और उस डिसीजन को आपको थोड़ा सा सॉर्ट आउट कराने के लिए हम ये वीडियो में आपको कुछ स्टेप्स देने की कोशिश करेंगे, मैं अपनी समझ से देने की कोशिश करूंगा, बाद में इसमें आप अपनी खुद की एक्सपर्टीज भी डाल सकते हो, है ना। सेकेंडली यहां पर पॉइंट आता है कि ज्यादातर लोग घर लेते हुए होम लोन लेते हैं। सवाल यहां पर यह भी आता है कि हमें लोन पर लेना भी चाहिए, नहीं लेना चाहिए। देखो, घर एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, गवर्नमेंट भी आपकी हेल्प करती है जब आप घर लोन पर लेते हो, और होम लोन से बढ़िया कोई लोन नहीं होता। एक बिजनेस लोन एक अलग चीज है, तो बिजनेस बढ़ाने के लिए आप लोन ले रहे हो, वो समझ आता है मुझे, और दूसरा मुझे लोन समझ आता है होम लोन। बाकी आप अपनी गाड़ी ईएमआई पर ला रहे हो, अपना फोन ईएमआई पर ला रहे हो, घर की वॉशिंग मशीन भी ईएमआई पर ला रहे हो, वो मुझे इतना समझ नहीं आता ऑनेस्टली स्पीकिंग। इनफैक्ट मैं आपको अपना बता दूं, अगर बैंक के कुछ ऑफर्स आते हैं ना कि ईएमआई पर थोड़े से ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है, तो मैं उसे हटा देता हूँ, क्योंकि इतनी सारी ईएमआई चाहिए नहीं जिंदगी में, आप समझ रहे हो। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। होम लोन 20 साल से ऊपर क्यों नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर हम जस्ट अभी बात करने वाले हैं। और यहां पर जैसे लिखा ना 5 टाइम्स से ऊपर नहीं होना चाहिए, ये मैं आपको लॉजिकल रीजन दूंगा ऐसा मैंने क्यों बोला है। थर्ड, यहां पर बात आती है कि भाई ईएमआई जो आपकी है वो 30% से ऊपर नहीं होनी चाहिए आपकी मंथली इनकम की। अब अगर कोई आदमी यहां पे 50,000 कमा रहा है, 50,000 का 30% हो गया 15,000, तो 15,000 की ईएमआई आनी चाहिए। अब 15,000 की ईएमआई नहीं आएगी जब आप एक घर प्लान करोगे, मैं आपको समझाता हूं क्यों। आप ये इस फॉर्मूले को ही लेके चलते हैं, 5, 20, 30, इसी फॉर्मूले को लेके चलते हैं, फिर मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात करूंगा, डाउन पेमेंट के ऊपर हम बात करने वाले हैं जस्ट अभी। तो यहां पर देखिए 5, 20 और 30, 5 गुना से ऊपर हम नहीं लेंगे घर अपनी एनुअल इनकम के, तो 30 लाख तक का हम घर लेंगे। आइए स्क्रीन पर चलते हैं। अब लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर हमने एक और वीडियो भी पहले बनाई थी जिसमें हमने बोला था कि मिनिमम 20% आपके पास डाउन पेमेंट में होना चाहिए, ठीक है। तो अब डाउन पेमेंट में आपके पास मिनिमम 20% होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि अगर आप 30 लाख का घर ले रहे हैं तो 20% हो गया 6 लाख रुपया। 6 लाख रुपया अगर मैं हटा दूं तो 24 लाख का आप लोन लेंगे। यहां पर आप देख सकते हैं 24 लाख का हमने लोन लिया, हमने टेन्योर डाला यहां पर 20 साल का, और तकरीबन चलो 8.5% में आपको लोन मिल जाएगा। तो आपको यहां पर दिख रहा है कि यार ये इंस्टॉलमेंट आ गई 20,000 रुपए। और अगर कोई आदमी 50,000 कमा रहा है, हमने वो 30 लाख मैक्सिमम जो लिया था वो तब लिया था, ये जो हमने मैक्सिमम लिया था ये मैक्सिमम है 5 गुना, ये हमने तब लिया था जब किसी की इनकम 50,000 रुपए महीना है, पर मंथ कोई 50,000 कमा रहा है। तो आप कहोगे ये वाला यहां पे रूल एप्लीकेबल नहीं हो रहा कि भाई ईएमआई 30% से ऊपर बैठ रही है। अगर कोई 50,000 कमा रहा है तो 15,000 अफोर्ड कर सकता है, बट यहां पर ईएमआई जो आ रही है ये आ रही है 20,000 से 21,000, ऑलमोस्ट 20,828 आ रहा है। तो फिर अब क्या करें इस केस में? आप क्या कर सकते हो, आप ये सोचिए, ये 30%
ये देखो जो फॉर्मूले होते हैं ये आपकी हेल्प करने के लिए होते हैं, कोई पत्थर की लकीर नहीं है कि आपको ऐसा ही करना है, बट ये इसलिए होते हैं क्योंकि आपके ना अदर एक्सपेंसेस भी होते हैं। अगर आप सारा पैसा ईएमआई में दोगे तो आप अपने ऊपर क्या खर्च करोगे, आपकी लाइफस्टाइल भी है, आपके घर के लाइवलीहुड एक्सपेंसेस भी हैं, घर में रहोगे तो इलेक्ट्रिसिटी बिल भी आएगा, मेंटेनेंस भी होगी, आपके ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस भी हो सकते हैं और बहुत सारे एक्सपेंस। अगर आप मैरिड हैं तो फिर आपके और भी एक्सपेंस होंगे, बच्चे तो और भी एक्सपेंस होंगे, इसलिए 30% एक अच्छा अमाउंट है। अब यहां पर हम क्या कर सकते हैं, हम अगर डाउन पेमेंट को बढ़ा दें, अगर हम डाउन पेमेंट को बढ़ा दें, मान लीजिए कोई 6 लाख की जगह 10 लाख की डाउन पेमेंट अरेंज कर ले, तो उसकी जो ईएमआई की इंस्टॉलमेंट है वो और कम हो जाएगी। कायदे से लोग 20% को एक आप कह सकते हो दिमाग में एक अपना एंकर बना के चलते हैं कि हमारे पास 20% होना चाहिए, बट अगर हम इस 20 को 40 कर दें तो हम सॉर्टेड हो जाएंगे। आपको 40% सोचना है कि मैं डाउन पेमेंट कैसे अरेंज कर सकता हूं। आप कई सारे लोग बोलेंगे यार 40% इज टू मच, तो मैंने आपको बोला कोई पत्थर की लकीर नहीं है, 20% इज ऑल्सो गुड इनफ, बट फिर आपको देखना है कि आपके एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ईएमआई को कम करने के लिए अगर हम यहाँ पे 40% ले लेते हैं, जो कि अब 30 लाख का अगर हम 40% करेंगे तो 12 लाख रुपए हो गया, और हम 18 लाख रुपए का अगर लोन ले लेते हैं तो अब ये 30% के आसपास आ गया। अब देखिए अगर आपने 18 लाख का लोन लिया तो उस पे इंटरेस्ट 20 सालों में आप जितने का भी लोन ले रहे हो उससे ज्यादा का आप इंटरेस्ट देते हो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये 8.5 लिखा है, सबको जरूरी नहीं है 8.5 पे आपको होम लोन मिले, अभी बीच में होम लोन सस्ते भी हो गए थे, बट अगर हम यहां पर देखें ये 8.5 अगर 9.5 हो जाता है तो यहां पर आपको सीधा 22 लाख रुपए एज एन इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और अगर ये सिर्फ 8 हो जाता है, आधा % कम हो गया, तो जितना आप प्रिंसिपल अमाउंट दे रहे हो लगभग उतना आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है जब भी आप लोन लेते हो। अब यहां पर ना आपको कुछ ट्रिक्स देता हूं जो आपको कोई नहीं बताएगा, चलो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए आप मुझे बाद में थैंक यू बोल सकते हो कमेंट्स में। सो मान लीजिए आप में से कई सारे लोगों को होम लोन चल रहा है, आप होम लोन लेने वाले हो। ट्रिक ये है कि अगर आपको महंगा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिलता है तो आप ले लीजिए। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं किसी को 9% पे मिला, अब 9% पे किसी को होम लोन मिला, आपने होम लोन लिया, आप उसकी 6 महीने 1 साल आपने इंस्टॉलमेंट्स भी दी। जब भी आप इंस्टॉलमेंट्स देते हैं बैंक बहुत चालाक होता है, आपका 2 तरीके के अमाउंट होते हैं, एक होता है प्रिंसिपल अमाउंट कि लोन कितने का था वो है 18 लाख रुपए, एक होता है इंटरेस्ट अमाउंट। स्टार्टिंग की इंस्टॉलमेंट्स में जो आप इंस्टॉलमेंट दे रहे हो ना, इसमें से क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले इंटरेस्ट कम होगा, प्रिंसिपल कम होगा, तो आप मैक्सिमम इंटरेस्ट दे रहे होगे और प्रिंसिपल कम हो रहा होगा, और बाद की जो आपकी इंस्टॉलमेंट्स होती हैं लास्ट की, उसमें इंटरेस्ट बहुत कम होता है, प्रिंसिपल बहुत ज्यादा होता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है अगर आपने 18 लाख का लोन लिया, 18 लाख का लोन लिया और 1 साल तक आपने ईएमआई भरी, 1 साल तक ईएमआई भरी, तो 1 साल के बाद अगर आप पूछोगे जाके बैंक को कि मेरा लोन कितना है, तो लगभग 18 लाख ही होगा। मतलब उसमें आएगा आपका 17 लाख कुछ हजार रुपए आपको लोन देना है। आप कहोगे यार मैं तो 1 साल से भर रहा था इंस्टॉलमेंट, बट पॉइंट इज दिस कि यहां पे सबसे पहले बैंक आपसे इंटरेस्ट लेता है। अब हैक क्या है, हैक ये है अगर आपने लोन ले रखा है और महंगा लोन ले रखा है, आप ना बैंक में चले जाओ या बैंक में बात करो। बैंक में बात आपको ये करनी है कि मुझे लोन बंद कराना है। आप कहोगे यार कई लोगों को तो बड़ी मुश्किल से तो लोन मिला है, हम बैंक में जाके ये कैसे बोल दे कि लोन बंद कराना है। अगर आप टाइम पे ईएमआई भर रहे थे तो आप है ना बैंक के गुड कस्टमर हो, और बैंक आपको लूज नहीं करना चाहता। जैसे ही आप बैंक को बोलोगे कि मुझे फोरक्लोज कराना है लोन को, मुझे भैया फोरक्लोज कराना है, तो वो आपको एक फोरक्लोजर लेटर देते हैं जिसमें लिखा होता है कि कितना अमाउंट आपका बकाया है, कितना आपको पैसा बैंक को वापस देना है। अब जब आपको वो फोरक्लोजर लेटर देंगे, वो इतनी आसानी से देंगे नहीं। जैसे ही आप बैंक को ये बोलोगे कि मुझे लोन बंद करवाना है, अब आपका वो कोई भी लोन हो, खासकर अगर होम लोन है, तो बैंक वाले आपको सबसे पहले फोन करेंगे और ये बोलेंगे कि ये आप मत कराइए, आप इसे फोरक्लोज मत कराइए, आप बताइए आप क्या चाहते हैं। तो आप बोलोगे, आपको सीधा सीधा ये बोल रहा है कि भाई मुझे कहीं और से सस्ता मिल रहा है, बैंक का नाम मत लो। आप मुझे बोलो जैसे 9% ना, आप बोलो जी मुझे कहीं से सस्ता मिल रहा है, बोलेंगे कितना सस्ता मिल रहा है। आप अपने मुंह से मत बोलो, आप बोलो बस मुझे बंद करना है भाई, मुझे सस्ता मिल रहा है। वो आपको सीधा सीधा ऑफर कर देंगे कि एक काम करते हैं सर, मैं इसे ना 8.5 करा देता हूँ या करा देती हूँ, और आपका यहाँ पे जो ईएमआई है सीधा सीधा कम हो जाएगी, आपका यहाँ पे इंटरेस्ट अमाउंट भी कम हो जाएगा।
या फिर आप एक काम कीजिए, अपना ड्यूरेशन ऑफ लोन भी हम आपका कम कर सकते हैं, 20 साल की जगह आपका लोन 15 साल, 16 साल, 17 साल का कर देते हैं, ऐसा भी आपको ऑफर कर सकते हैं। सो जैसे ही वो आपको ये ऑफर करते हैं कि आपका हम इंटरेस्ट कम कर देते हैं, एक सिग्निफिकेंट चेंज आ जाएगा आपकी ईएमआई में। ट्राई करके देख लेना, जिसका भी लोन चल रहा है बैंक को बोलो लोन बंद करना है। जैसे ही आप ये बोलोगे तो वो क्या बोलेंगे आपको कि ईएमआई हम कम कर देते हैं, उससे आपका बेनिफिट हो जाएगा। अब पॉइंट यहाँ पे दूसरा आता है, ये आपको समझ आ गया, ये फॉर्मूला आपको समझ आ गया, आपको ये भी समझ आ गया कि डाउन पेमेंट जितनी ज्यादा हो उतनी बढ़िया है। बट अब एक सवाल आएगा, यार वो बड़ी डाउन पेमेंट आएगी कैसे? कई सारे लोगों ने वो पैसे ही नहीं जोड़ रखा। हम जब बात कर रहे हैं कि भाई 20% मिनिमम, या फिर जैसे मैंने आपको सजेस्ट किया कि 40% की अगर आप डाउन पेमेंट जोड़ पाए तो बहुत बढ़िया है अगर आप घर लेने जा रहे हैं। तो अब लोग कहेंगे यार डाउन पेमेंट का पैसा कहां से आएगा? और सिर्फ डाउन पेमेंट की तो बात ही नहीं है, जब हम घर लेते हैं तो हमारे कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं, जैसे कि स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस। अब आप स्टैम्प पेपर के जो चार्जेस आप पे करते हैं, अगर आप मेल है अपने नाम पे रजिस्ट्री कराना चाहते हैं तो आपको 7% की स्टैम्प ड्यूटी पड़ेगी। एग्जाम्पल के लिए आप 1 करोड़ का घर ले रहे हैं तो 7 लाख रुपए आप मान के चलिए कि आपको स्टैम्प ड्यूटी के नाम के देने हैं। और अगर आप फीमेल हैं तो 5% पड़ेगी, और अगर आप मेल हैं और समझदार हैं तो अपनी माँ या अपनी वाइफ के नाम पे आप रजिस्ट्री करा सकते हैं और 2% बचा सकते हैं। चॉइस आपकी है, मेरा काम आपको बताना। अब यहाँ पर कई सारे लोग ऐसे होते हैं, नहीं जी हम तो 50-50 में कराएंगे, तो उसमें आपको 6% की स्टैम्प ड्यूटी पड़ेगी। मतलब कोई हस्बैंड वाइफ है, आधे आधे नाम पे भी रजिस्ट्री हो जाती है, 50% वाइफ के नाम पे घर होगा, 50% हस्बैंड के नाम पे घर होगा, तो उसमें आपको लगभग 6% की स्टैम्प ड्यूटी पड़ेगी इफेक्टिव। सो ये अगर आपको यहाँ पर समझ आ गया, अब पॉइंट आता है कि ये पैसा कहाँ से आएगा? स्टैम्प ड्यूटी के भी पैसे लगेंगे, और फिर यार जो ब्रोकर घर दिखाएगा वो तो सबसे पहले पैसे मांगता है, और अगर मैं घर ले रहा हूँ तो मेरे को पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी होने चाहिए, फर्नीचर भी होना चाहिए, कुछ वॉलपेपर लगवाऊंगा, कुछ फर्निशिंग कराऊंगा, कुछ ना कुछ तो आपको चाहिए होगा, तो एक्स्ट्रा पैसे तो आपके घर में हमेशा ही लगने हैं। तो ये आपको पहले से प्लान करने। अब ये कैसे प्लान होगा? चलो इसकी प्लानिंग मैं आपको दे देता हूँ। अब कई सारे लोग होंगे वो कहेंगे यार हमने कमाना तो शुरू कर दिया, मुझे आज घर नहीं लेना, बट आज से 3 साल बाद, 5 साल बाद भाई मुझे अपनी शादी करनी है। लड़की वाले पूछेंगे भाई घर अपना है नहीं है, ऐसे ऐसे होता ही है ना इंडिया में, अपना घर होना तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो लोग जो प्लान कर रहे हैं अपना घर, वो क्या कर सकते हैं? वो इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं आज से। अब वो मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ। एग्जाम्पल के लिए आपको डाउन पेमेंट के लिए 10 लाख रुपया चाहिए या फिर 8 लाख रुपया चाहिए, आपने खुद भी प्लानिंग कर ली, उसकी कुछ भी अमाउंट चाहिए, तो आप इंटरनेट पे जाइए, SIP कैलकुलेटर लिखिए और आप देखिए कि एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे दिखाया आपको कि आप अगर किसी अच्छे इंडेक्स फंड में पैसा लगा देते हैं। मैंने आपको म्यूचुअल फंड्स के ऊपर काफ़ी गाइडेंस देने की कोशिश करी है इसी सीरीज़ में। आप किस तरीके से म्यूचुअल फंड के थ्रू अपनी इन्वेस्टमेंट्स को प्लान कर सकते हैं। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आई बटन पे लिंक आप जाके देख पाएंगे। तो यहाँ पर आप देखिए, अगर आपको 14% की म्यूचुअल फंड से रिटर्न मिल जाती है एग्जाम्पल के लिए आपकी इन्वेस्टमेंट्स पर, और आप 12,000 रुपये हर महीना जोड़ते हैं, तो अगले 5 साल के बाद आपके पास लगभग 10.5 लाख रुपया होगा। अब इसके अंदर आप अपना कैलकुलेशन कर सकते हो कि भाई मेरी 7-8 लाख रुपए के अंदर मेरी डाउन पेमेंट जाएगी, फिर मेरा कुछ पैसा स्टैम्प ड्यूटी का जाएगा, कुछ पैसा ब्रोकरेज का जाएगा, तो आपके पास लगभग 10.5 लाख रुपए जुड़ जाएगा। अगर आप और ज़्यादा पैसा जोड़ना चाहते हो तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट को या तो बढ़ा सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे 15,000 रुपये कर दिया तो ये सीधा 13 लाख रुपये हो गया। और अगर आप हल्का सा टेन्योर बढ़ा दो, जैसे 5 की जगह अगर मैं से 6 कर दूँ, तो यहाँ पर बात ही चेंज हो जाएगी, यहाँ पे सीधा 17 लाख रुपए आ जाएगा। तो वो जितना ज्यादा टाइम के लिए आप वेट कर सकते हो उतना बढ़िया। अब वेट क्यों करना? अगर आप यंग हो तो आप पहले से फाइनेंशियल प्लानिंग शुरू कर दो ना। अगर आपको पता है आज से 7 साल बाद, 8 साल बाद, 10 साल बाद मुझे घर लेना है, तो आप जितनी जल्दी शुरू करोगे उतना बढ़िया है। इट इज ऑलवेज गुड टू स्टार्ट अर्ली। सो आज इस वीडियो में हमने समझने की कोशिश ये करी है, हमने सबसे पहले बात करी इस फॉर्मूले की, जो फॉर्मूला है 5-20-30। आई होप आपको समझ आ गया होगा। जो भी आपकी सालाना कमाई है उसका 5 गुना आप घर अफोर्ड कीजिए। अगर आपको कोई ड्रीम हाउस है, आपको लग रहा है यार वो तो करोड़ों में आएगा, तो फिर अपनी इनकम बढ़ाने के ऊपर ध्यान दीजिए। दूसरा, होम लोन 20 साल से ऊपर मत लीजिए। उसका रीजन अगेन हम होम लोन कैलकुलेटर पर देख लेते हैं। होता क्या, जब आप अपना टेन्योर बहुत ज्यादा बढ़ाते हो तो EMI पर उतना ज्यादा फर्क नहीं आएगा, आपका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। आप देखिए, मैं आपको समझाता हूँ। आप 20 की जगह 25 ले जाइए, ठीक है। आप 5 साल जैसे ही बढ़ाते हो, आपका इंटरेस्ट तो हो गया 18 के सीधा 23.5 लाख से ऊपर, और आपकी EMI पर कोई ज्यादा फर्क नहीं आया। आपका मैंने जैसे बोला था 1100 रुपए के 1150 रुपए के आसपास का फर्क आया है, तो वहां पे आपका 15,000 कुछ EMI थी, यहाँ पे आपकी ऑलमोस्ट 14,000 रुपए के आसपास EMI है। तो बहुत नेग्लिजिबल डिफरेंस है।
बट अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होता तो ये और ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो सकता आपके लिए। मान लीजिए किसी ने 9.5% पे लिया होता और यहाँ पर 25 साल के लिए वो यहाँ पर देखिए आप 15,700 रुपये के आसपास की EMI दे रहे हैं, एंड अगर ये 20 साल है तो आप सिर्फ 16,700 रुपये की EMI दे रहे हैं। आपका थोड़ा सा EMI में डिफरेंस है, बट आपके 5 साल तक पैसे और देने पड़ेंगे। आप सोचो, दैट इज योर चॉइस। अगर आप इसे 5 साल और कम कर देते हैं तो आपको सिर्फ 18,700 रुपये देने हैं। ये थोड़ा सा ज्यादा EMI देने से आप क्या कर रहे हो, आप अपने 5 साल कम कर रहे हो, 5 साल तक कम EMI देनी पड़ेगी। अब चॉइस आपकी है, बट मैं आपको 15 से 20 साल ही सजेस्ट करूंगा मैक्सिमम टेन्योर। 20 साल से ऊपर मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, बाकी चॉइस आपकी है। सो ये हमने काफ़ी कुछ इस वीडियो में हमने बातें करी हैं, बट अब घर की प्लानिंग है, रियल एस्टेट तो मेरा एक बहुत कह सकते हो कि एक ऐसा टॉपिक रहता है जिसके ऊपर मैं दिन रात बात कर सकता हूँ, बिकॉज रियल एस्टेट इज समथिंग जिससे मुझे लगता है कि लोग लाइफ में रियल मिलियनर्स बनते हैं। लोग पैसा कमाते हैं, बट ज़्यादातर लोग आप देखोगे वो रियल एस्टेट में इन्वेस्टेड होते हैं। चाहे वो कहीं से भी पैसा कमा रहे हैं, लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, बिकॉज दैट इज द रियल इन्वेस्टमेंट। लैंड लिमिटेड है, भगवान ने लैंड लिमिटेड बनाई है, तो आप भी अगर लैंड खरीदने के बारे में सोचेंगे, देखो मैं टिपिकली अपार्टमेंट्स प्रेफर नहीं करता। मेरे पिताजी के साथ कभी मैं जाता हूँ, मैं दिखाता हूँ, पापा ये देखो, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में आप देखेंगे, मैं कहता हूँ पापा ये 10 करोड़ का फ्लैट है, ये 20 करोड़ का है। मतलब जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे तो 40-50 करोड़ के भी फ्लैट्स हैं। तो पापा कहते हैं तो माचिस की डिब्बियाँ हैं। मतलब मेरे पिताजी की ऐसी सोच है, हो सकता है वो गलत बोल रहे हो। उसमें एक रहने का अलग, मैं डेफिनेटली बोलूँगा एक लाइफस्टाइल अलग है, डिफरेंट है बिल्कुल। तो आपको एक एम्बियंस मिलता है, सब कुछ ठीक है, बट वो उसे इन्वेस्टमेंट अच्छी नहीं समझते। वो कहते हैं यार लैंड अपनी लेना। कोई 50 करोड़ रुपए में एक फ्लैट ले रहा है, तो वो कहते हैं यार 50 करोड़ की लैंड लेके अगर घर बनाए, तो उनकी सोच वो कहती है। और आप टिपिकली देखेंगे भी है कि लैंड जो होता है उसमें डिप्रिसिएशन नहीं होती, उसमें ज़्यादातर लोगों को अच्छी एप्रिसिएशन मिलती है लॉन्ग टर्म बेसिस पे। सो हम रियल एस्टेट के ऊपर काफ़ी बातें कर सकते हैं, और भी कुछ टॉपिक्स हैं इसके ऊपर हम डिस्कस कर सकते हैं। सो अगर आप चाहते हैं कि हम रियल एस्टेट के ऊपर और वीडियोस बनाएं, तो आप कमेंट कर सकते हैं दैट आई वांट मोर वीडियोस ऑन रियल एस्टेट। तो मुझे पता लग जाएगा आपका इस टॉपिक में इंटरेस्ट है, तो हम और वीडियोस बनाने की कोशिश करेंगे। फाइनली ये वीडियो आपको कैसी लगी, अब भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, एंड इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा मैक्सिमम लोगों के साथ, जिससे लोग अपनी भी घर की प्लानिंग कर पाएं और उनको भी काफी सारी इनसाइट्स मिल पाएं। यू कैन लाइक दिस वीडियो, आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन। अगर आप स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड हैं, इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हैं, तो आप फ्री में जाके अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इनफैक्ट आपका अकाउंट खुलने के बाद आप रेफर एंड अर्न के थ्रू भी पैसे कमा सकते हैं। सो स्टार्ट इन्वेस्टिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम यू आर सेल्फ मेड एंड जय हिंद।